Good morning, all, and let's continue with chemical equilibrium. Let's begin with chemical equilibrium. Now, guys, in case of chemical equilibrium, we are going to learn about two type of reactions. Okay, so let's start with types of reaction. And how many types of reactions are there? So number one is irreversible, and number two is रिवर्सिबल. अब इस चैप्टर में हम लोग ये दो टाइप देखने वाले हैं. वैसे दूसरी टाइप कौन सी हो सकती है? तो दूसरी टाइप एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक. तो रिएक्शन की टाइप हम लोग अकॉर्डिंग टू अस अलग अलग रख सकते हैं. ठीक है. एंड इस चैप्टर में हम लोग इन दो रिएक्शंस के बारे में डील करने वाले हैं. एक है रिवर्सिबल, दूसरा है इरिवर्सिबल. ठीक है. तो गाइस फर्स्ट विल स्टार्ट विद इरिवर्सिबल रिएक्शन. ठीक है. तो इरिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाती है. एंड ये अगर एक ही डायरेक्शन में जाने वाली रहेगी तो हम लोग इसके लिए ये ऐसे एक नॉर्मल एरो यूज करते हैं. ठीक है. फॉर एग्जांपल HCl प्लस NaOH गिव्स अस NaCl प्लस H2O. एंड रिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो दोनों डायरेक्शन में जाती है. तो इसके लिए हम लोग ये ऐसे डबल हेडेड एरो यूज कर सकते हैं. गाइस ये जो एरो है वो एक्चुअली रिवर्सिबल रिएक्शन का रहता है, बट हम लोग थ्रू आउट आवर सिलेबस या फिर थ्रू आउट आवर चैप्टर ये सिंगल एरो यूज करेंगे. दिस एरो रिप्रेजेंट्स इक्विलिब्रियम. ये एरो जो है वो इक्विलिब्रियम रिप्रेजेंट करता है. अब इक्विलिब्रियम क्या रहता है वो हम लोग पढ़ने वाले इस चैप्टर में, डोंट वरी. ठीक है. तो लेट्स स्टार्ट विद इरिवर्सिबल रिएक्शन. नाउ इरिवर्सिबल रिएक्शन it moves only in one direction. ठीक है. तो goes या फिर moves only in forward direction. ठीक है. So if I'm taking example of a reaction HCl plus NaOH. अब HCl एक्वियस फॉर्म में हम लोग यूज करते हैं, प्लस NaOH भी हम लोग पानी के अंदर डिसॉल्व करके यूज करते हैं एक्वियस फॉर्म में. इट गिव्स अस NaCl एक्वियस प्लस H2O. ओके. सो गाइस ओवर हियर व्हाट डू यू थिंक? हम लोगों को जो NaCl और NaOH है वो NaCl हो रहा है, HCl और NaOH है वो NaCl और वाटर मिक्स करके भी मिलने वाला है क्या? मतलब ये रिएक्शन कभी रिवर्स में जा पाती है क्या? व्हाट डू यू थिंक? अगर तुम लोगों के घर पे नमक तो है, वो अगर हम लोग पानी के अंदर ऐड कर देंगे तो विल वी गेट HCl एंड NaOH. तो रिवर्स प्रोसेस इज नॉट पॉसिबल, राइट? सो दिस रिएक्शन इज इरिवर्सिबल. ये कभी उल्टी जा ही नहीं सकती, ये एक ही डायरेक्शन में मूव करने वाली है. एंड फॉर दिस रिएक्शन नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अ फ्यू ग्राफ. ठीक है. तो ग्राफ देखते हैं इनके. आविष्कार वो हम लोग बाद में देखेंगे, डोंट वरी, इस चैप्टर में आगे आएगा वो. ओके. सो गाइस अगर मैं यहाँ पे एक ग्राफ स्टडी कर रहा हूँ एंड ग्राफ इज फॉर कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम. ठीक है. स्मॉल t स्टैंड्स फॉर टाइम, कैपिटल T विल स्टैंड फॉर टेम्परेचर. ओके. नाउ गाइस ओवर हियर अगर मैं ये ग्राफ देख रहा हूँ फॉर रिएक्टेंट. अब मैं रिएक्टेंट की अगर बात करूँ तो मुझे बताओ HCl और NaOH इनका कॉन्सेंट्रेशन विद टाइम बढ़ते जाएगा या कम होते जाएगा? HCl और NaOH ये दोनों रिएक्टेंट है और इनका कॉन्सेंट्रेशन विद टाइम बढ़ते जाएगा या कम होते जाएगा? इट विल डिक्रीज. वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो. तो गाइस HCl और NaOH का ग्राफ जो है वो बिगिनिंग में व्हेन टाइम वाज 0 इनिशियली HCl और NaOH का कॉन्सेंट्रेशन लेट्स अज्यूम मैंने 1 मोलार लिया था, एक मोलार था. विद टाइम इट विल कीप ऑन डिक्रीजिंग. तो ये पहले बहुत ज्यादा था एंड विद टाइम इट विल कीप ऑन डिक्रीजिंग. तो ये ग्राफ ऐसे नीचे आते जाएगा, नीचे आते जाएगा, नीचे आते जाएगा. एंड एट वन टाइम कॉन्सेंट्रेशन विल बिकम 0. ये समझ में आ रहा है क्या? देखो तुम लोगों को क्यों? बिकॉज HCl और NaOH कंप्लीटली रिएक्ट हो गए एंड दे हैव गॉटन कन्वर्टेड इनटू NaCl प्लस H2O. अब गाइस मुझे बताओ ये रिएक्टेंट का हो गया. ठीक है. दिस वाज फॉर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. याद रखो स्क्वायर ब्रैकेट हम लोग कॉन्सेंट्रेशन के लिए रिप्रेजेंट करते हैं. तो दिस इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. कैपिटल R स्टैंड्स फॉर रिएक्टेंट. ठीक है. अब अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन विथ टाइम बढ़ेगा या कम होगा? हाँ, दिस इज अ कर्वीलिनियर ग्राफ है, ये यूनिफॉर्म नहीं रहता.
तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन विद टाइम इंक्रीज होगा। वेरी नाइस। अब गाइस बिगिनिंग में व्हेन टाइम वाज इक्वल्स टू 0 मैंने तो इन दोनों को मिक्स भी नहीं किया, तो ये दोनों मिक्स नहीं किए थे तो रिएक्शन हो रही नहीं थी, एंड ये रिएक्शन नहीं हो रही थी, तो व्हेन टाइम इज इक्वल्स टू 0 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज, व्हेन टाइम इज इक्वल्स टू 0 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज 0, ये 0 से स्टार्ट होगा, एंड देन अगेन दिस ग्राफ विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, दिस ग्राफ विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, ऐसे बढ़ते जाएगा, ठीक है, एंड एट वन पॉइंट इट विल बिकम इक्वल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे हम लोगों को हर एक वैल्यू चेक नहीं कर रहे हैं, मतलब किसी को अगर लग रहा होगा कि इतना ही क्यों होगा, ये थोड़ा कम हो सकता है क्या, या फिर थोड़ा ज्यादा हो सकता है क्या, तो ये थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा हो सकता है, हम लोगों को एक्चुअल कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे प्लॉट नहीं कर रहे हैं, जस्ट एक आइडिया लेनी है, ठीक है। तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन विद टाइम 0 हो जाता है एंड प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन विद टाइम बढ़ते जाते हैं। अब ये एग्जैक्ट कैलकुलेशन, समवन आस्क्ड मी कि सर ये लीनियर नहीं होगा क्या, मतलब ये ग्राफ ऐसे स्ट्रेट लाइन आ नहीं सकती क्या, तो यस इट कैन बी। अब ये कौन से केस में स्ट्रेट लाइन रहती है, कौन से स्ट्रेट में ऐसे कर्वीलिनियर लाइन रहती है, वो हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग चाहिए तो वही स्टार्ट कर देंगे 12th का चैप्टर, ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स में वो सब आता है, तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। अभी के लिए हम लोगों को सिर्फ देखना है कि वो कैसे चेंज होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, अगेन आई एम रिपीटिंग, स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट्स कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, तो स्क्वायर ब्रैकेट में अगर मैं आर या फिर पी लिख रहा हूँ तो इट मीन्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और एल्स प्रोडक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट ग्राफ इज फॉर रेट वर्सेस टाइम। अब गाइज मुझे बताओ, सिंपल एकदम एक सिंपल डेफिनेशन बताता हूँ मैं तुम लोगों को, तुम लोगों के पास एक रिएक्शन करनी है एंड रिएक्शन करने के लिए तुम लोगों के पास दो ऑप्शन है, एक है कॉन्क HCl कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड दूसरा है डाइल्यूट HCl। मुझे बताओ कॉन्क HCl ज्यादा रिएक्ट करेगा फास्ट या डाइल्यूट HCl फास्ट रिएक्ट करेगा? डाइल्यूट विल react faster या concentrated one will react faster? तो guys obviously conc HCl will react faster, ये जो conc फॉर्म में रहता है वो ज्यादा फास्ट रिएक्ट कर पाएगा, ठीक है, बिकॉज गाइज इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है ना, तो इसकी रिएक्टिविटी भी ज्यादा होगी। यहाँ पे ज्यादा HCl के मॉलिक्यूल्स है, ज्यादा HCl के मॉलिक्यूल रहेंगे तो वो ज्यादा फास्ट कोलाइड करेंगे या फिर ज्यादा फास्ट NaOH के साथ रिएक्ट कर पाएंगे, तो जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन उतनी ज्यादा फास्ट रिएक्शन होने वाली है। ये हजम हो रहा है क्या तुम लोगों को? ये समझा कि जितना ज्यादा HCl का कॉन्सेंट्रेशन उतनी फास्ट रिएक्शन होगी। नाउ गाइस अब विथ टाइम HCl का कॉन्सेंट्रेशन तो कम होते जा रहे हैं, विथ टाइम रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कम होते जाएगा। एक्सक्यूज मी, अब अगर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम होते जा रहे हैं तो रेट क्या होगा? देखो इतना समझ में आया क्या कि रेट विल डिपेंड ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कि हम लोग जो रिएक्टिंग कंपाउंड्स है वो जितने ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन मिलेंगे उतनी फास्ट रिएक्शन होगी, ठीक है, एंड विथ टाइम ये जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो कम होते जाएगा, बिकॉज रिएक्टेंट रिएक्ट करने वाला है, तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है तो धीरे धीरे स्पीड ऑफ रिएक्शन बढ़ते जाएगी या कम होते जाएगी? स्पीड ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज और इट विल डिक्रीज, व्हाट डू यू थिंक? अरे ये समझ में नहीं आ रहा है क्या? देखो रेट ऑफ रिएक्शन मतलब वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, स्पीड ऑफ रिएक्शन, ठीक है, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर। इसके लिए एक सिंपल एग्जांपल की रिएक्शन में तुम लोगों के पास कॉन्क HCl है एंड डाइल्यूट HCl है, कौन ज्यादा फास्ट रिएक्ट करता है? तो ऑब्वियसली कॉन्क ज्यादा फास्ट रिएक्ट करता है, ठीक है, तो कॉन्क HCl अगर ज्यादा फास्ट रिएक्ट करेगा तो विथ टाइम HCl का कॉन्सेंट्रेशन कम होने वाला है एंड HCl का कॉन्सेंट्रेशन अगर कम हो गया तो रिएक्टेंट का रेट कम होगा। वेरी नाइस, तो with time this will keep on decreasing, ठीक है, ये ऐसे कुछ आएगा ग्राफ। एंड अब गाइस दिस इज फॉर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, RF इसे हम लोग लिखेंगे, RF स्टैंड्स फॉर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है। अब मुझे बताओ व्हाट अबाउट बैकवर्ड रिएक्शन? बैकवर्ड में रिएक्शन ये जाने वाली है क्या गाइस? दिस रिएक्शन डज नॉट गो इन बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, तो मुझे बताओ अगर ये रिएक्शन पीछे जाने ही नहीं वाली है तो बैकवर्ड का रेट कितना होगा? रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड, स्पीड ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन कितनी होगी? 0 होगी। वेरी नाइस, तो गाइस
बैकवर्ड रिएक्शन के लिए अगर तुम लोगों को ग्राफ पूछा तो तुम लोग ये ऐसे 0 पे ही ऐसे इसे रखोगे कि भाई ये रिएक्शन बैकवर्ड में जा रही ही नहीं है। Getting it? This is RB, which is rate of backward reaction. ठीक है, तो दिस इज फॉर इरिवर्सिबल रिएक्शन। अगेन हम लोगों ने अभी तक इक्विलिब्रियम क्या रहता है कुछ नहीं पढ़ा है, मैं जस्ट रिएक्शन के टाइप पढ़ा रहा हूँ और उसके पहले थोड़ा सा उसके अंदर थोड़ा डिस्कशन कर रहा हूँ। ठीक है, नाउ गाइस सेकंड टाइप ऑफ ग्राफ या फिर सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शन इज रिवर्सिबल रिएक्शन। नाउ गाइस रिवर्सिबल रिएक्शन विल गो इन बोथ द डायरेक्शंस। ठीक है, नाउ in case of reversible reaction, रिएक्शन मूव्स इन बोथ द डायरेक्शंस एंड इसका अगर एक एग्जांपल देने जाऊं तो हम लोगों की हेबस प्रोसेस याद रखना। हेबस प्रोसेस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन, N2 gas plus 3H2 gas giving us 2NH3 gas। ठीक है, इसका नाम हेबस प्रोसेस है एंड दिस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। अब फर्स्ट ऑफ ऑल माय फर्स्ट क्वेश्चन इज इरिवर्सिबल रिएक्शन का एक्सटेंट कितना होता है, मतलब ये कितने परसेंट कंप्लीट होती है। ये क्वेश्चन मुझे ऊपर ही बता देना चाहिए था एक्चुअली, बट वो रह गया। तो परसेंट कंप्लीशन, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन मतलब ये कितने परसेंट कंप्लीट होगी। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे कितना रहता है 100%, क्योंकि ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाने वाली है। तो HCl NaOH ये 100% NaCl और H2O में कन्वर्ट होंगे। अब एग्जाम में अगर तुम लोगों को ट्रू और फॉल्स आया या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट या फिर इनकरेक्ट, इसमें एक स्टेटमेंट आया दैट अ रिवर्सिबल प्रोसेस कैन गो टूवर्ड्स 100% completion। ठीक है, अ रिवर्सिबल प्रोसेस कैन बी 100% कंप्लीट, ट्रू और फॉल्स। तो गाइज रिमेंबर दिस, रिवर्सिबल प्रोसेस ये कभी भी 100% कंप्लीट नहीं होती। ठीक है, तो यप, तो याद रखना रिवर्सिबल प्रोसेस नेवर गेट्स कंप्लीटेड। ठीक है, ये 100% कंप्लीट तो कभी भी नहीं होगी। ठीक है, अब ये 100% कंप्लीट क्यों नहीं होती, एकदम सिंपल है गाइस, देखो हो रहा क्या है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये अमोनिया में अगर कन्वर्ट हो गए तो थोड़ा सा अमोनिया वापस पीछे आके हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में कन्वर्ट होने वाले। तो थोड़ा सा रिएक्शन आ गई वापस थोड़ा सा पीछे आने वाली है, थोड़ा सा रिएक्शन आ गई तो वापस थोड़ा सा पीछे आने वाली है। तो 100% सिर्फ अमोनिया कभी हम लोगों को मिलेगा क्या, नहीं, बिकॉज ये 100% बन भी गया तो वापस यार ये थोड़ा पीछे आने ही वाला है। तो थोड़ा पीछे आएगा तो ये 100% कभी कंप्लीट होगा क्या, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो याद रखो रिवर्सिबल रिएक्शन नेवर गेट्स कंप्लीटेड, इसमें थोड़ा ना थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन बच ही जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे गाइस ग्राफ कैसे आते हैं, देखो ये टाइप के ग्राफ जरा समझ के लेना अच्छे से। हम लोग 3 ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं, तो एक पेज पे 3 ग्राफ फिट होंगे, इतनी ग्राफ की साइज रखना। ओके, तो गाइस ओवर हियर अगेन कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम। ठीक है, अब मुझे बताओ रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन विद टाइम इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या होते जाता है, कम होते जाते हैं, पता होगा। अब ये 100 को मैं टच कर रहा हूँ क्या, मतलब 0 को मैं टच कर रहा हूँ क्या, बिल्कुल नहीं। वाई, बिकॉज रिएक्शन कंप्लीट होने ही नहीं वाली है। एंड गाइज यहाँ पे प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन विद टाइम इंक्रीजेस, तो ये बढ़ते गया। अगेन ये इतना ऊपर तक मैं लेके जाऊंगा क्या, बिल्कुल नहीं, ये थोड़ा कम रहने वाला है, बिकॉज रिएक्टेंट जो है वो पूरा रिएक्ट नहीं कर रहा है। गेटिंग इट, दिस इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, दिस इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब गाइस मुझे बताओ ये रिएक्शन कितने परसेंट कंप्लीट हो रही होगी, व्हाट डू यू थिंक। रिएक्टेंट ऑलमोस्ट 100 से, ये समझ लो 100% था, तो अभी इस पॉइंट पे इधर किधर तो आके ये कंप्लीट हो रहा है, मतलब ऑलमोस्ट ये 10% होगा ना, ऑन एन एवरेज ये 10% होगा, ऐसे समझ लेते हैं। तो मुझे बताओ यहाँ पे रिएक्शन कितने परसेंट कंप्लीट हुई, यहाँ पे रिएक्शन कितने परसेंट कंप्लीट हुई, ऑलमोस्ट 90%। तो गाइस कैन आई राइट यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन इज ग्रेटर देन 80%। अगेन हम लोगों को नंबर्स मैटर नहीं करता है, यहाँ पे हम लोगों को सिर्फ समझ के लेना है कि ये क्या चल रहा है। तो यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन इज ग्रेटर देन 80%, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं।
ठीक है। बट कोई रिएक्शन ऐसे भी हो सकती है जहां पे, कोई रिएक्शन ऐसे भी हो सकती है जहां पे हम लोगों का ये जो प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन एंड प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन ऐसा हो सकता है क्या गाइस? दिस इज रिएक्टेंट एंड दिस इज प्रोडक्ट। तो अब यहाँ पे अगर देखोगे तो ये 100% से, ये 100% से ऑलमोस्ट आई गेस 80% तक ही पहुंचा होगा, करेक्ट ना? ये 100% से ऑलमोस्ट सिर्फ 80% पे पहुंच गया एंड रिएक्शन रुक गई। और ऐसा भी हो सकता है कि नहीं कि 80% कंप्लीट होने के बाद ये रिएक्शन रिवर्स होना स्टार्ट हो गई, बैलेंस हो गई। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन क्या बोलेंगे हम लोग? यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन इज लेस देन 30% बोल देते। चलो, गेटिंग इट? देखो मैं तुम लोगों को सिर्फ टाइप समझा रहा हूँ कि रिएक्शन जब 100% कंप्लीट होती नहीं है तो ये ऑलमोस्ट 80% कंप्लीट भी हो सकती है। कुछ कुछ रिएक्शन सिर्फ 30%, 10%, 5% कंप्लीट भी हो सकती है। ठीक है। अब तुम्हारे टेक्स्ट बुक में जो एग्जाम्पल दिया रहता है, टेक्स्ट बुक में बहुत सी बार ये वाला ग्राफ वो देते हैं। बताओ यहाँ पे कितना परसेंट कंप्लीशन हो रहा है? तो दिस इज फॉर रिएक्टेंट एंड दिस इज फॉर प्रोडक्ट, करेक्ट। तो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन कैन बी 50% ऑल्सो। याद रखो ये सारे ग्राफ करेक्ट है। तुम लोगों को ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज करेक्ट फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस में ये कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम के सारे ग्राफ करेक्ट हो सकते हैं, बिकॉज रिवर्सिबल प्रोसेस किसी भी एक्सटेंट तक कंप्लीट हो सकती है। EOR स्टैंड्स फॉर एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, ये तो लिख देना। ठीक है। EOR है तो बाद में कंफ्यूज हो जाओगे, स्टैंड्स फॉर एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। ठीक है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन ऐसे हमेशा 100% तो नहीं होती, बट वो 0 to 100 के बीच में किधर भी हो सकती है। एनी डाउट? Okay, now guys we are moving towards equilibrium. What is the meaning of equilibrium? ठीक है, तो आगे बढ़े। So let's start with equilibrium. तो डेफिनेशन लिख दो, when rate of forward reaction becomes equal to rate of backward reaction, then the process is said to be at equilibrium. अब यहाँ पे मैंने रिएक्शन लिख दी, ये हम लोगों की टेक्सचुअल डेफिनेशन है, बिकॉज हम लोग इक्विलिब्रियम में सिर्फ रिएक्शन की बात करने वाले हैं, बट दिस कैन बी एप्लीकेबल फॉर एनी प्रोसेस। ठीक है। तो फॉर एनी प्रोसेस मतलब क्या? तो देखो गाइस मेरे ईयरफोन्स की बैटरी कम हो गई है, तो आई एम जस्ट टर्निंग देम ऑफ, आवाज थोड़ा डिफरेंट आ सकता है। ओके, सो नाउ गाइस लेट्स टेक अ एग्जांपल। आई हैव अ बकेट, ठीक है, एंड इस बकेट के ऊपर मैंने एक टैप लगा के रखा है। तो आई हैव अ बकेट एंड ओवर दिस बकेट
आई हैव पुट वन टैप। अब टैप का काम क्या है, पानी भरना, ठीक है। तो मैंने टैप ऑन कर दिया है, एंड टैप ऑन करने के बाद इसमें से ऐसे थोड़ा थोड़ा पानी नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। अब धीरे धीरे पानी की लेवल क्या होना स्टार्ट हो जाएगी, बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। तो धीरे धीरे पानी की लेवल ऐसे ऊपर ऊपर आना स्टार्ट हो गई। नाउ गाइस, इसे हम लोग बोलेंगे फॉरवर्ड प्रोसेस, ठीक है। दिस इज माय फॉरवर्ड प्रोसेस, फॉरवर्ड प्रोसेस। मैं पानी को फिल करते जाता हूँ, ठीक है। दिस इज माय फॉरवर्ड प्रोसेस। नाउ व्हाट आई एम डूइंग, एक स्पेसिफिक लेवल पे पानी आने के बाद, एक स्पेसिफिक लेवल पे पानी भरने के बाद मैंने इस बकेट के अंदर एक छोटा सा होल कर दिया। अब गाइस मैंने होल ऐसे किया है कि अब ऊपर से अगर एक ड्रॉप पानी आ रहा है तो नीचे से भी एक ड्रॉप पानी निकल रहा है। होल इतना अच्छे से मैंने किया है कि ऊपर से अगर एक ड्रॉप पानी नीचे आ रहा है तो नीचे से एक ड्रॉप ड्रॉप नीचे भी गिर रहा है, ठीक है। मतलब बाहर भी आ रहा है। तो गाइस दिस प्रोसेस देखो, पानी को फिल करना इज माय फॉरवर्ड प्रोसेस, तो पानी को बाहर निकालना, निकाल देना इज माय बैकवर्ड प्रोसेस। आर यू गेटिंग इट? दिस इज माय बैकवर्ड प्रोसेस। अब मुझे बताओ गाइस, नीचे होल करने की वजह से पानी की लेवल अभी कम हो रही है, या फिर ऊपर से पानी ऐड करने की वजह से पानी की लेवल बढ़ रही है, ऐसा कुछ है क्या? वैष्णवी, हम लोग करेंगे रेट और रेट वर्सेस टाइम का भी ग्राफ करेंगे, बट उसके वजह से मतलब उसके पहले हम लोगों को इक्विलिब्रियम पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग वो कर पाएंगे, डोंट वरी। ओके, तो यस, तो अभी लेवल ये कम नहीं होगी, ये लेवल अभी इतनी ही रहेगी। तो गाइस व्हाट वी हैव अचीव्ड, फॉरवर्ड प्रोसेस और बैकवर्ड प्रोसेस, उन दोनों का रेट या फिर उन दोनों की स्पीड ये हम लोगों ने सेम कर दिया। तो ये दोनों सेम होने की वजह से ये लेवल अभी चेंज होने ही नहीं वाली है। तो वी हैव अचीव्ड इक्विलिब्रियम, ये वैल्यू, ये जो लेवल है वो चेंज नहीं होगी। सो वी हैव अचीव्ड इक्विलिब्रियम, so we can say that rate of forward process has become equal to rate of backward process, and hence we have achieved equilibrium. Getting it? Equilibrium का मीनिंग समझ में आया क्या? Equilibrium is nothing but the point where two opposing forces becomes equal. The point where two opposing forces will become equal. Any doubt? अब देखो और एक एग्जांपल। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बताओ, अगर मैंने थोड़ा सा पानी स्पिल कर दिया एंड आई डिडंट क्लीन, ये ऐसे ही मैंने रख दिया रूम के अंदर, तो कल आने के बाद ये पानी वहां पे ही रहेगा या ये उड़ जाएगा? बाद में ये पानी उड़ जाएगा या यहाँ पे रहेगा, बताओ? तो ऑब्वियसली दिस वाटर विल गेट इवेपोरेटेड, करेक्ट और रॉन्ग? ये पानी उड़ जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। तो मुझे बताओ, इवेपोरेशन के लिए हम लोगों को टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट जितना लगता है क्या? ये 100 डिग्री सेल्सियस पे इवेपोरेट होगा, ट्रू और फॉल्स? वाटर इवेपोरेट्स एट 100 डिग्री सेल्सियस ओनली, ट्रू और फॉल्स? नो, इट इज रॉन्ग। इवेपोरेशन गाइस किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है। इट कैन बी अचीव आल्सो एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इवेपोरेशन 0 डिग्री सेल्सियस पे भी हो सकता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे सिर्फ बॉइलिंग होती है, याद रखना, 100 डिग्री सेल्सियस इज बॉइलिंग पॉइंट, बट इवेपोरेशन कैन बी अचीव्ड एट एनी टेम्परेचर। एंड अभी मैंने क्या किया देखो, मैंने एक क्लोज कंटेनर लिया एंड इसके अंदर वैक्यूम है गाइस, इसके अंदर क्या है? वैक्यूम। एंड देन आई हैव एडेड सम वाटर टू इट, उसके बाद मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड किया। कोई शक? तो आफ्टर सम टाइम आई हैव एडेड सम वाटर टू इट, बट अभी भी ऊपर की तरफ, वाटर के लेवल के ऊपर वैक्यूम ही है। अब मुझे बताओ गाइस होगा क्या? धीरे धीरे वाटर के मॉलिक्यूल्स ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएंगे, इवेपोरेट होना स्टार्ट होंगे, इसे हम लोग बोलेंगे इवेपोरेशन, ठीक है। अब मुझे बताओ, बिगिनिंग में रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा। रेट ऑफ इवेपोरेशन बिगिनिंग में ज्यादा क्यों था? बिकॉज बिगिनिंग में ऊपर की तरफ कुछ था ही नहीं, तो धड़ाधड़ यहाँ पे वाटर के वेपर्स अक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो गए। गेटिंग इट? यहाँ पे बहुत सारे वाटर के वेपर्स अक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो गए।
अब मुझे बताओ गाइस, आफ्टर सम टाइम जब बहुत सारे वाटर वेपर्स यहाँ पे आने लग गए तो क्या होगा? तुम लोगों ने कभी नोटिस किया, तुम लोगों ने किसी बर्तन के ऊपर अगर एक ढक्कन रख दिया हो, ठीक है, एंड फिर कुछ टाइम के बाद उसको ओपन करोगे तो होता क्या है? रेट डिक्रीज होगा, करेक्ट। एंड अब कुछ टाइम के बाद वाटर इवेपोरेट हो रहा है, तो यहाँ पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आ गए ना, बहुत सारे वाटर वेपर जमा हो गए। तो जब बहुत ज्यादा वेपर के मॉलिक्यूल्स रहते तो क्या होता है? बहुत ज्यादा वेपर के मॉलिक्यूल्स आने लग गए अगर एक दूसरे के नजदीक, तो क्या होगा? चलो मैं तुम लोगों को और एक क्वेश्चन पूछता हूँ। कोई सोना में गया है कभी? सोना में, तो बताओ। सोना, ये वर्ड सुना है तुम लोगों ने? हाँ, कंडेंसेशन होता है। वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो वैष्णवी। तो याद रखो गाइस, आफ्टर अ व्हाइल कंडेंसेशन होना स्टार्ट होगा। सोना में अगर तुम लोग जाओगे तो वहां पे भी उस रूम में बहुत ज्यादा वेपर्स रहते हैं, ठीक है। तो वाटर वेपर्स धीरे धीरे फिर हम लोगों की बॉडी के ऊपर कंडेंस होना स्टार्ट हो जाता है। तो सेम थिंग विल अकर ओवर हियर, ठीक है। धीरे धीरे क्या होना स्टार्ट होगा? धीरे धीरे यहाँ पे कंडेंसेशन होना स्टार्ट होगा एंड यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म होना स्टार्ट होंगे। तुम लोग ये एक्सपेरिमेंट घर पे भी ट्राई कर सकते हो। किसी भी एक कंटेनर के ऊपर थोड़ी सी एयर रखना, ठीक है, मतलब थोड़ा सा स्पेस रहना चाहिए, पूरा भर के मत रखना उस कंटेनर को। एंड फिर उसके ऊपर एक ढक्कन रख दो। यू विल नोटिस दैट वाटर वेपर्स आर देयर द नेक्स्ट डे, ठीक है। अब गाइस, हो रहा क्या है? ये कंडेंसेशन होना क्यों स्टार्ट हुआ? पहले देखो, पहले कंडेंसेशन नहीं हो रहा था, सिर्फ इवेपोरेशन हो रहा था। फिर एक पॉइंट आया जब बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल्स आ गए, बहुत सारे वाटर वेपर मॉलिक्यूल्स आ गए, तो कंडेंसेशन होना स्टार्ट हो गया। अब कंडेंसेशन होके होगा क्या? मॉलिक्यूल्स वापस नीचे आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो गाइस, यहाँ पे भी एक पॉइंट ऐसा आएगा, देखो, दिस इज इवेपोरेशन, तो दिस इज रेट इवेपोरेशन, एंड दिस प्रोसेस इज कंडेंसेशन। नाउ गाइस, one point will be reached where one liquid molecule will get evaporized and one vapor molecule will get condensed, ठीक है। तो at that point rate of evaporation has become equal to rate of कंडेंसेशन। एंड दोनों के दोनों तुम लोगों को अगर दिख रहा होगा तो अपोजिंग फोर्सेस है। एक लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट कर रहा है तो दूसरा वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहा है। तो गाइस, ये दोनों प्रोसेस जब इक्वल होती है तो वी से दैट वी हैव अचीव्ड इक्विलिब्रियम। अपोजिंग फोर्सेस जब इक्वल हो जाएंगी देन ओनली वी विल से दैट वी हैव अचीव्ड इक्विलिब्रियम। एनी डाउट? ठीक है, तो इक्विलिब्रियम का मीनिंग समझ में आ गया होगा। एंड गाइस, एट इक्विलिब्रियम द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स, pressure exerted by vapors is called as vapor pressure। ये तुम लोगों को अभी कुछ काम का नहीं है, बट हम लोग एक सॉल्यूशंस करके चैप्टर पढ़ने वाले हैं, उसमें तुम लोगों को ये काम आएगा, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम पे लिक्विड के वेपर जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, ऑब्वियस है ना, पहले यहाँ पे वैक्यूम था बट अभी गैस मॉलिक्यूल आ गए, तो गैस मॉलिक्यूल प्रेशर हमेशा एक्सर्ट करता है। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर फेज ऑफ लिक्विड एट इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड एज वेपर प्रेशर, ठीक है। तो आगे बढ़े, नेक्स्ट। नाउ गाइस, लेट्स मूव टुवर्ड्स केमिकल रिएक्शन। ये अभी हम लोगों ने जो देखा था, these two were example of physical equilibrium। ये समझ में आ रहा है? यहाँ पे फिजिकल प्रोसेस हो रही थी। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स केमिकल प्रोसेस, केमिकल रिएक्शन। नाउ गाइस, इन केस ऑफ केमिकल रिएक्शन, आई एम टेकिंग अ सिंपल एग्जांपल, A plus B giving us C plus D। अब गाइस यहाँ पे C plus D, गाइस यहाँ पे होगा क्या? नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ, ठीक है। रेट वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है, जो हम लोगों ने पहले किया नहीं था, अभी कर रहे हैं। तो गाइस, ओवर हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल बिगिनिंग में सिर्फ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल थे। फर्स्ट ऑफ ऑल बिगिनिंग में सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल थे, ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो गाइस, इनिशियली सिर्फ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स थे, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन मैक्सिमम होगा। ये समझ में आ रहा है? रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बिगिनिंग में बहुत सारा था,
तो रेट ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मैक्सिमम था एंड ये बाद में धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो गए। तो धीरे धीरे रेट ऑफ फॉरवर्ड प्रोसेस, ये फॉरवर्ड प्रोसेस है याद रखना, ठीक है। तो धीरे धीरे रेट ऑफ फॉरवर्ड प्रोसेस क्या होना स्टार्ट होगा, वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट होगा। आर यू गेटिंग इट? धीरे धीरे रेट ऑफ फॉरवर्ड प्रोसेस ये कम होना स्टार्ट होगा, ठीक है। एंड गाइस मुझे बताओ, पहले सी और डी ये जीरो थे, इनका कॉन्सेंट्रेशन जीरो था, अब सी और डी ही नहीं है, तो सी और डी ए और बी में कन्वर्ट हो पाएंगे क्या? मतलब इनिशियली ये प्रेजेंट ही नहीं थे, तो ये रिएक्शन रिवर्स में जा सकती है क्या? बिल्कुल नहीं। तो इन द बिगिनिंग रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन या फिर रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन कितना था? जीरो था। आर यू गेटिंग इट? बिगिनिंग में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन मैक्सिमम था, बिगिनिंग में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन मैक्सिमम था, बट रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जीरो था बिकॉज प्रोडक्ट प्रेजेंट ही नहीं है, तो रिवर्स में आने के चांसेस ही नहीं है। बट गाइस धीरे धीरे ये रिएक्शन फॉरवर्ड में जाने लग गई, मतलब ए और बी सी और डी में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गए। तो एक पॉइंट के बाद सी और डी भी आ गए। अब सी और डी अगर आ गए तो ये रिएक्शन वापस रिवर्स में भी जाना स्टार्ट हो गई। एनी डाउट? तो आफ्टर सम टाइम ये रिएक्शन ऐसे रिवर्स में भी जाना स्टार्ट हो गई, आफ्टर सम टाइम ये रिएक्शन ऐसे रिवर्स में भी जाना स्टार्ट हो गई। गेटिंग इट? अब गाइस एक पॉइंट आएगा जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, दिस इज रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो मैंने ग्रीन में बनाया है एंड दिस इज रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जो मैंने येलो में बनाया है। एक पॉइंट आएगा जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन विल बिकम इक्वल। अब उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं बताओ? दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम। ये दिखा देंगे, चलो समझ में आ रहा है क्या? इक्विलिब्रियम, एंड इसे हम लोग बोलेंगे, इस टाइम को हम लोग बोलेंगे इक्विलिब्रियम, ठीक है। जिस पॉइंट पे या फिर जिस टाइम पे इक्विलिब्रियम अचीव हो गया। कोई शक? नाउ गाइस लेट मी टेक यू गिव यू एग्जांपल, ठीक है। तो एग्जांपल इज 2NO2 गैस गिविंग अस N2O4, ठीक है, गैस। अब गाइस ये एक अच्छा एग्जांपल है जो बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। अब इसके ऊपर देखो क्वेश्चन कौन से टाइप के आ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर दिस NO2 गैस इज अ ब्राउन कलर्ड गैस, इसका कलर ब्राउन रहता है एंड N2O4 इज अ कलरलेस गैस, इसका कलर कलरलेस रहता है, ठीक है। तो तुम लोगों को क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं? मतलब ये ऐसे टाइप का क्वेश्चन सीईटी या नीट लेवल में पूछा गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो, there is a container in which N2O4 gas is present, there is a container in which N2O4 gas is present। अब N2O4 गैस का कलर कलरलेस, तो N2O4 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 ऐसे कुछ मॉलिक्यूल्स इसके प्रेजेंट है, ठीक है। नाउ गाइस आफ्टर सम टाइम व्हाट इज द कलर ऑफ कंटेनर? कलरलेस, ब्राउन या लाइट ब्राउन? आफ्टर इनफाइनाइट टाइम, आफ्टर सम टाइम नहीं, आफ्टर इनफाइनाइट टाइम व्हाट विल बी द कलर ऑफ कंटेनर? कलरलेस, ब्राउन या लाइट ब्राउन? ओके, करेक्ट आंसर है विश्कर जुई। अगेन गाइस आई एम रिपीटिंग, there is a container containing N2O4 gas. After infinite time, after infinite time, what will be the color of container? Colorless, container का नहीं, what will be the color of gas? Colorless, brown या light brown? तो गाइस आंसर क्या आएगा? देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, तो अगर तुम लोगों के किसी एक कंटेनर के अंदर N2O4 है तो वो N2O4 धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा? वो धीरे धीरे NO2 में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा। अब मुझे बताओ ये कन्वर्जन 100% होने वाला है क्या? वैष्णवी करेक्ट आंसर है। ये कन्वर्जन 100% होगा क्या गाइस? नहीं, कुछ N2O4 के मॉलिक्यूल्स जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे, कुछ N2O4 के मॉलिक्यूल्स जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे, समझ लो कि 2-3 मॉलिक्यूल्स निकल गए,
एंड वो 2-3 मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट होके किसमें कन्वर्ट होंगे बाय द वे, दे विल गेट कन्वर्टेड इनटू NO2। तो यहाँ पे तुम लोगों को कुछ NO2 के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, ठीक है, कुछ NO2 के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आ जाएंगे। बट गाइस मुझे बताओ, सिर्फ NO2 प्रेजेंट है क्या यहाँ पे? नहीं, बिकॉज अगेन NO2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने के बाद ये वापस एक दूसरे के साथ कंबाइन होना स्टार्ट होंगे। आर यू गेटिंग इट? देखो एक पॉइंट आएगा जिसके बाद ये N2O4 के मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन कम हो जाएंगे एंड NO2 के मॉलिक्यूल वापस कंबाइन होना स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब ये दोनों प्रोसेस रिवर्स में होना है, ये इधर से इधर जा रहा है तो ये इधर से इधर आ रहा है। मतलब एक मॉलिक्यूल अगर N2O4 का ब्रेक हो रहा है तो दो मॉलिक्यूल NO2 के कंबाइन हो रहे हैं। एक मॉलिक्यूल N2O4 का ब्रेक हो रहा है तो दो मॉलिक्यूल N2O4 के दो मॉलिक्यूल NO2 के कंबाइन हो रहे हैं। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली होना स्टार्ट होगी एंड उसके बाद ये जो कलर है वो इधर ही किधर तो इंटरमीडिएट स्टेट में रुक जाएगा। मतलब इसका कलर क्या बनेगा? तो इट विल टर्न लाइट ब्राउन। आर यू गेटिंग इट? देखो ये एकदम सिंपल क्वेश्चन था एंड ऐसे टाइप के क्वेश्चन यूजुअली पूछे नहीं जाते, बट स्टिल एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये। एनी डाउट? ठीक है, तो गाइस याद रखो इसका कलर लाइट ब्राउन रहने वाला है। ठीक है, तो लेट्स मूव अहेड। नाउ लेट्स स्टार्ट विद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम। अब गाइस यहाँ पे मुझे बताओ, फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। चलो, एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ये हम लोगों ने पहले डिफाइन कर लिया है। पॉइंट नंबर 2, इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर। इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर। डायनामिक मतलब क्या? डायनामिक मतलब इट इज इन कंटिन्यूअस मोशन, इट इज इन कंटिन्यूअस मोशन, वो कभी रुकता नहीं है। ठीक है, तो इट इज इन कंटिन्यूअस मोशन, इट इज डायनामिक इन नेचर। अब देखो गाइस यहाँ पे एग्जांपल देखो, अगर तुम लोग इसे इस कंटेनर के ऊपर सिर्फ फोकस करोगे तो तुम लोगों को लगेगा कि दिस इज नॉट मूविंग एट ऑल। ये तुम लोगों को मूव करते हुए दिखेगा क्या? बिल्कुल नहीं। यू विल फील दैट दिस इज डायनामिक इन नेचर, मतलब ये रुक गया है, इसकी मूवमेंट रुक गई है। गेटिंग इट? कि यहाँ पे लिक्विड की लेवल कांस्टेंट है, मतलब नथिंग इज हैपनिंग। बट अगर तुम लोग एक्चुअल में देखोगे तो नहीं, इट इज नॉट डायनेमिक इन नेचर। यहाँ पे कंटिन्यूअसली एक ड्रॉप ऊपर से आ रही है एंड एक ड्रॉप नीचे से निकल रही है। गेटिंग इट? तो इट इज इन कंटिन्यूअस मोशन, इट रिमेन्स इन कंटिन्यूअस मोशन इक्विलिब्रियम अचीव होने के बाद भी। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी तुम लोगों को लगेगा कि भाई ये कलर एक बार बैलेंस्ड हो गया। देखो कलरलेस से जब तक ये रिएक्शन ब्राउन की तरफ मूव हो रही है तो यू विल फील कि हाँ रिएक्शन हो रही है। कलरलेस से तुम लोगों को ब्राउन कलर मिल रहा है, मतलब इट इज रिएक्टिंग, तुम लोगों को दिखेगा। बट आफ्टर वन टाइम यू विल सी दैट इट हैज बिकम लाइट ब्राउन एंड अब कलर चेंज नहीं हो रहा है। अब एक बार तुम लोगों को दिख गया कि अभी कलर चेंज नहीं हो रहा है तो यू विल फील दैट रिएक्शन हैज स्टॉप्ड। बट हैज इट स्टॉप? ये रुक गई है क्या एक्चुअल में? तो नो, अगेन ये कंटिन्यूअसली मोशन में रहती है। एक मॉलिक्यूल N2O4 का ब्रेक हो रहा है तो दो मॉलिक्यूल NO2 के कंबाइन हो रहे हैं। इट इज इन कंटिन्यूअस मोशन बट वी जस्ट फील दैट इट हैज स्टॉप्ड बिकॉज कलर इज नॉट चेंजिंग। ठीक है, तो इट इज डायनामिक इन नेचर, ये कंटिन्यूअसली चालू ही रहता है, याद रखना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट एट इक्विलिब्रियम, ये हम लोगों ने पहले ही डिफाइन कर लिया है। डेल्टा जी चेंज इन गिब्स एनर्जी इज इक्वल्स टू 0। फोर्थ पॉइंट, there is no change in concentration of reactant। चलो पूरा लिख देता हूँ एक बार, concentration of reactant और concentration of product at equilibrium। बराबर है ना? इतना चलेगा ना? अभी concentration मतलब स्क्वायर ब्रैकेट, ये याद रखना प्लीज। ठीक है, इस पूरे चैप्टर में हम लोग concentration ये लिखने ही नहीं वाले, हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट ड्रॉ करने वाले। ओके, फिफ्थ पॉइंट, equilibrium can be achieved, equilibrium can be achieved
from any side, that is forward और backward, ठीक है। याद रखो तुम लोग NO2 लो तो NO2 भी इसमें कन्वर्ट होके इसमें कन्वर्ट कंटिन्यूसली कंटिन्यू रहेगा ये, एंड तुम लोग N2O4 लो तो N2O4 भी NO2 या फिर N2O4 में कन्वर्ट होते रहेगा। तो इक्विलिब्रियम तुम लोग किसी भी पोजीशन से अचीव कर सकते हो। NO2 लेके भी तुम लोगों को लाइट ब्राउन कलर ही मिलने वाला है और N2O4 लेके भी तुम लोगों को कलरलेस से लाइट ब्राउन कलर ही मिलने वाला है। तो इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड फ्रॉम एनी साइड, ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट is equilibrium can be disturbed by change in pressure, volume, temperature और concentration, ठीक है। तो अब इसकी वजह से होता है, देखो एक सिंपल एग्जांपल में कॉन्सेंट्रेशन का लेके दिखाता हूँ। अब यहाँ पे एट इक्विलिब्रियम मुझे बताओ कितने मोल NO2 के प्रेजेंट है। यहाँ पे एट इक्विलिब्रियम NO2 के कितने मोल्स प्रेजेंट है? NO2 के 1 2 3 4 5 6 7 8 8 मोल प्रेजेंट है। एंड N2O4 के कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 प्रेजेंट है दोनों के दोनों। ओके वेरी नाइस। अब दोनों के दोनों 8 8 के रेशियो में प्रेजेंट है, ठीक है। एंड लेट्स अज्यूम आई हैव एडेड 6 मॉलिक्यूल्स, 6 नहीं 3 मॉलिक्यूल मैंने N2O4 के और ऐड कर दिए। लेट्स अज्यूम मैंने N2O4 1 2 एंड 3, मतलब अभी गाइस मैंने रेशियो क्या कर दिया? नाउ रेशियो हैज बिकम 8:11। अब मुझे बताओ ये करते ही इक्विलिब्रियम अभी भी है या ये डिस्टर्ब हो गया? तो गाइस ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम हैज बीन डिस्टर्ब। ये समझ में आ रहा है क्या? मैंने यहाँ पे N2O4 का कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर दिया, मैंने इसका कॉन्सेंट्रेशन 8 से 11 कर दिया। अब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। तो मुझे बताओ अब रिएक्शन क्या होगी? फॉरवर्ड में जाएगी या बैकवर्ड में जाएगी? अगर मैंने N2O4 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया एंड सिस्टम वापस इक्विलिब्रियम में जाने की कोशिश करेगा। तो रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में मूव होगी, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? रिएक्शन कौन से बैकवर्ड में जाएगी, बिकॉज गाइस तुम लोगों ने N2O4 बढ़ा दिया है तो N2O4 पीछे जाएगा, वापस बैकवर्ड में जाएगा। अब मुझे बताओ लेट्स अज्यूम N2O4 का एक मॉलिक्यूल निकल गया, देखो मैंने एक इरेज कर दिया, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल था जो इरेज कर दिया एंड वो NO2 में कन्वर्ट हो गया एंड वो वापस NO2 में कन्वर्ट हो गया, लेट्स अज्यूम। अब मुझे बताओ N2O4 का एक मॉलिक्यूल निकाला, मतलब यहाँ पे अभी N2O4 के 10 मॉलिक्यूल है एंड NO2 के कितने मॉलिक्यूल हो गए? 10 हो गए। अब मुझे बताओ इक्विलिब्रियम वापस आ गया कि नहीं आया? देखो पहले भी रेशियो जो था 8:8, मतलब इट इज नथिंग बट 1:1 एंड अभी भी जो रेशियो है 10:10 मतलब 1:1। तो रेशियो दोनों का मेंटेन हो गया, मतलब इट इज एट इक्विलिब्रियम। आर यू गेटिंग इट? तो इक्विलिब्रियम में हम लोग कॉन्सेंट्रेशन चेंज करेंगे तो भी फर्क आता है। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे बट बाद में, ठीक है। तो लास्ट पॉइंट catalyst does not change position of equilibrium, it only helps to get there faster, ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या है? तो देखो अगर तुम लोगों के पास कोई एक रिएक्शन है जो कि ऐसे ओके, तो तुम लोगों के पास कोई एक रिएक्शन है जो कि ऐसे इक्विलिब्रियम पे आ रही है। अब जब हम लोग इसमें कैटलिस्ट ऐड करेंगे गाइस, कैटलिस्ट का काम क्या रहता है? कैटलिस्ट का काम रहता है कि रिएक्शन को थोड़ा फास्ट कर दे,
तो कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट रिएक्शन का रेट बढ़ा देता है। अब वो सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ाता है क्या? अब वो सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ाता है क्या? तो नहीं गाइस, याद रखना, कैटलिस्ट ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों रिएक्शन का रेट बढ़ाता है। एटलीस्ट ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों रिएक्शन का रेट बढ़ाता है। एंड जिसकी वजह से पहले हम लोगों को जो टाइम लग रहा था, लेट्स अज्यूम दिस वाज टी इक्विलिब्रियम, टी इक्विलिब्रियम एंड दिस इज टी नॉट इक्विलिब्रियम, फिर टी डैश इक्विलिब्रियम। तो हो रहा क्या है, टी इक्विलिब्रियम जो था दैट इज विदाउट कैटलिस्ट, विदाउट कैटलिस्ट, एंड टी नॉट इक्विलिब्रियम या फिर टी डैश इक्विलिब्रियम is with catalyst, getting it? तो कैटलिस्ट हम लोगों को क्या कर रहा है, कैटलिस्ट ये सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन का रेट बढ़ा रहे हैं एंड जिसकी वजह से रिएक्शन जल्दी पहुंच रही है बट इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। ठीक है, तो राइट डाउन अ नोट, कैटलिस्ट इंक्रीजेस rate of both forward and backward processes। ठीक है, ये दोनों प्रोसेसेस का रेट बढ़ाता है, फॉरवर्ड का भी और बैकवर्ड का भी। गाइस इक्विलिब्रियम रहता क्या है ये समझ में आ रहा है क्या? देखो इक्विलिब्रियम के कंसेप्ट में किसी को भी कुछ भी डाउट होगा तो पूछ लो। ओके, तो आगे बढ़े। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज लॉ ऑफ मास एक्शन। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ मास एक्शन and the law states that rate of forward reaction is directly proportional to active mass of reactant and active mass of product of active mass of reactant and rate of backward reaction is directly proportional to product of active mass of products। ठीक है, याद रखो दिस प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट्स, बिकॉज एक ही लाइन में दो बार प्रोडक्ट आया है तो कंफ्यूज मत होना, दोनों वर्ड्स का मीनिंग डिफरेंट डिफरेंट है। अब गाइस यहाँ पे एक्टिव मास का मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्टिव मास? तो एक्टिव मास ओवर हियर मींस कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, ये कॉन्सेंट्रेशन का एक डिफरेंट वर्ड है जो हम लोग एक जमाने में यूज करते थे। ठीक है, तो एक्टिव मास इज नथिंग बट कॉन्सेंट्रेशन, याद रखना।
ओके, अब ये हम लोग अप्लाई कैसे करेंगे? तो लेट्स अज्यूम आई हैव रिएक्शन ए प्लस बी गिविंग मी सी प्लस डी, ठीक है। अब यहाँ पे गाइस अगर तुम लोगों को रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन पूछा, ठीक है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अगर तुम लोगों को पूछा, तो यू विल से रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिपेंड्स ऑन ए एंड बी, ऑब्वियस है ना गाइस। बाय द वे दिस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन, उल्टा एरो लिखना भूल गए हम लोग, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, अगर फॉरवर्ड में जाना है तो किसके कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंडेंट होंगे हम लोग? ए और बी के। तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, एंड प्रोपोर्शनैलिटी निकालने के लिए हम लोग यूज करेंगे के एफ, स्मॉल के। गाइस याद रखना, यहाँ पे मैं स्मॉल के दिखा रहा हूँ, तो स्मॉल के ए इंटू बी, एंड गाइस ओवर हियर के एफ स्टैंड्स फॉर rate constant for फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है। एंड अगर गाइस बैकवर्ड रिएक्शन की बात करें, तो मुझे बताओ बैकवर्ड रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करेगी? बैकवर्ड रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करेगी? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी और डी के ऊपर। इनका जितना कॉन्सेंट्रेशन होगा उतनी रिएक्शन बैकवर्ड में जा पाएगी। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी। रिमेंबर दिस, एक्टिव मास इज नथिंग बट कॉन्सेंट्रेशन। ये लॉ जिस टाइम पे हम लोगों ने निकाला था, तभी हम लोग एक्टिव मास मतलब कॉन्सेंट्रेशन बोलते थे, या फिर कॉन्सेंट्रेशन को एक्टिव मास बोलते थे। तो इट इज इक्वल्स टू के बी इंटू सी इंटू डी। के बी स्टैंड्स फॉर रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। तो नाउ अब मुझे बताओ इक्विलिब्रियम पे जब ये रिएक्शन पहुंचेगी, एट इक्विलिब्रियम होगा क्या? एट इक्विलिब्रियम व्हाट विल हैपन? तो गाइस एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो व्हाट विल राइट? ए एफ ए इंटू बी इज इक्वल्स टू के बी सी इंटू डी, ठीक है। अब गाइस मुझे बताओ रिएक्शन में तुम लोग किस में ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हो? अगर हम लोग कोई एक रिएक्शन कर रहे हैं, तो हम लोग रिएक्टेंट में ज्यादा इंटरेस्टेड है या प्रोडक्ट में ज्यादा इंटरेस्टेड है? मुझे बताओ हम लोगों को ज्यादा इंटरेस्ट किस में? प्रोडक्ट में। ऑब्वियसली हम लोगों को प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा चाहिए, ठीक है। तो इसे अगर हम लोग और थोड़ा रीअरेंज करें, तो विल गेट के एफ, मतलब हम लोगों को फॉरवर्ड रिएक्शन में ज्यादा इंटरेस्ट है, अपॉन के बी, हम लोगों को फॉरवर्ड रिएक्शन होनी चाहिए ऐसे लगता है, विच इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी इंटू डी अपॉन अपॉन concentration of A into B, and this is called as Kc। इसे हम लोग बोलते हैं Kc, where Kc is equilibrium constant। इसका मीनिंग मैं 2 मिनट में समझा दूंगा, डोंट वरी। अब Kc में याद रखो, Kc में हम लोग Kf ऊपर रखते हैं, तो Kc की वैल्यू अगर इंक्रीज होगी तो Kf ज्यादा होगा। Kf अगर बढ़ जाएगा तो रिएक्शन कहाँ पे जाएगी? फॉरवर्ड में जाएगी, समझ में आ रहा है। एंड रिएक्शन अगर फॉरवर्ड में गई, मतलब Kc की वैल्यू ज्यादा, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C इंटू डी, मतलब C और D का कॉन्सेंट्रेशन वो भी ज्यादा, एंड वी आर मोर इंटरेस्टेड इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C एंड D। आर यू गेटिंग इट? हम लोगों को C और D के कॉन्सेंट्रेशन में ही ज्यादा इंटरेस्ट है। तो अगर Kc बढ़ गया तो फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा होगी, फॉरवर्ड रिएक्शन अगर ज्यादा होगी तो C और D का कॉन्सेंट्रेशन मतलब प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, एंड हम लोगों को वही तो चाहिए है। एनी डाउट? तो गाइस इसका मीनिंग क्या है? Kc हम लोगों को क्या बताता है? देखो एक सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ। Kc की वैल्यू, जनरल फॉर्मूला, एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला तुम लोगों को दे रहा हूँ अभी, जनरल फॉर्मूला फॉर Kc। अगर तुम लोग देखोगे तो Kc इज नथिंग बट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यही फॉर्मूला है क्या Kc का? यस गाइस, Kc का फॉर्मूला यही आ रहा है क्या? जनरलाइज्ड फॉर्मूला। अभी के लिए ये फॉर्मूला है, हम लोग बाद में जाके और अच्छा एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे, बट अभी के लिए ये फॉर्मूला चलेगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ठीक है। अब गाइस लेट्स अज्यूम Kc की वैल्यू बहुत कम है, बहुत कम मतलब कितनी? तो Kc की वैल्यू है 10⁻⁻3। गाइस Kc की वैल्यू 10⁻⁻3 रहने के लिए प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कितना होना चाहिए और रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कितना होना चाहिए? बताओ। 10⁻⁻3 आने के लिए प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कितना होना चाहिए? प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए 1,
एंड रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कितना होना चाहिए? रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए 1000, राइट और रॉन्ग? 1/1000 इज नथिंग बट 10⁻³ आर यू गेटिंग इट? मतलब गाइस इसका मीनिंग क्या है? एट इक्विलिब्रियम वन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इज देयर, सॉरी वन प्रोडक्ट मॉलिक्यूल इज देयर, एक ही प्रोडक्ट का मॉलिक्यूल बन रहा है एंड उसके कंपैरिजन में 1000 रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल वैसे ही है। मतलब अगर तुम लोगों ने रिएक्शन में 1001 मॉलिक्यूल लिए थे तो उसमें से यार सिर्फ एक ही रिएक्ट कर रहा है। ये समझ में आया क्या? देखो ये फिजिकल फीलिंग आनी चाहिए गाइस। इक्विलिब्रियम में हम लोगों को सिर्फ नंबर्स दिखते हैं तो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, बट ये अगर समझ में आ रहा है तो तुम लोगों को इक्विलिब्रियम थोड़ा बहुत अच्छे से समझ में आ सकता है। अगर तुम लोग 1001 मॉलिक्यूल ले रहे हो तो उसमें से सिर्फ एक ही रिएक्ट कर गया एंड 1000 अनरिएक्टेड बच गए, ये इसका मीनिंग होता है Kc × 10⁻³ का। ठीक है, अब मुझे बताओ तो रिएक्शन ये कंप्लीट हो रही है, इट इज रिमेनिंग इनकम्प्लीट, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन बहुत ज्यादा है बहुत कम है। रिएक्शन इज ऑलमोस्ट extent of reaction is less than 1%। ऑब्वियस है ना गाइस, लेस देन 1% ही है, एक्चुअली ये 0.1% हो गया, लेस देन 1%, गेटिंग इट? एंड अगर 10⁻³ के कंपैरिजन में रखें, अगर 10⁻³ हो गया तो हम लोग क्या बोलेंगे? 10⁻³ मतलब क्या? तो केसी में प्रोडक्ट जो है वो 1000 है एंड रिएक्टेंट जो है वो एक ही बचा। मतलब अगर तुम लोगों ने 1001 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लिए थे उसमें से 1000 मॉलिक्यूल रिएक्ट हो गए, एक ही बच गया। मतलब यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 99%, गेटिंग इट? एंड ये हो गए मॉडरेट, दिस इज मॉडरेट। मतलब अगर केसी की वैल्यू 10⁻³ से 1000 से ज्यादा है तो रिएक्शन इज ऑलमोस्ट कंप्लीट, रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रही है। एंड अगर केसी की वैल्यू 10⁻³ से कम है तो रिएक्शन इज ऑलमोस्ट इनकम्प्लीट, रिएक्शन इज ऑलमोस्ट इनकम्प्लीट। देखो गाइस केसी का मीनिंग समझ में आने चाहिए। अगर 10⁻³ से ज्यादा तो ऑलमोस्ट कंप्लीट, 100% रिएक्शन हो रही है, ऑलमोस्ट ऐसे पकड़े हुए चल सकता है। 10⁻³ से कम तो रिएक्शन कुछ हो रही ही नहीं है, ऑलमोस्ट इनकम्प्लीट है, ऐसे है। कोई शक? ओके, तो जैसे मैंने बोला था हम लोगों को एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला डिराइव करना है, ठीक है? तो देख लेते जरा, वापस एक बार एक एग्जांपल लेंगे सो दैट वी कैन डिराइव अ जनरलाइज्ड फॉर्मूला। ठीक है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट जो है वो बहुत क्रूड फॉर्मूला है, प्रॉपर फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, मैं तुम लोगों को और एक रिएक्शन दे रहा हूँ जिसमें तुम लोग मुझे लिख के दिखाओगे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, तो क्वेश्चन यू हैव टू राइट डाउन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन फॉर दिस रिएक्शन। ठीक है, 2A + 3B giving us 2C + D। चलो बताओ, ये हम लोग थ्रू आउट चैप्टर बार बार करते रहेंगे, डोंट वरी। ये वाला पार्ट जो अभी हम लोगों ने देखा वो थ्रू आउट चैप्टर बार बार होते रहेगा। अब मुझे बताओ यहाँ पे गाइस इसका एक्सप्लेनेशन दो। इसके लिए रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कैसे लिखोगे? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज Kf इनटू प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब मुझे बताओ यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कैसे लिखोगे? ए का कॉन्सेंट्रेशन है अपने पास, पर यहाँ पे 2A है तो क्या करोगे? यहाँ पे 2A है तो क्या करोगे बताओ? 2A के लिए हम लोग क्या करेंगे? वेरी नाइस प्रतीक, करेक्ट बोल रहे हो। तो गाइस इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? देखो इसी रिएक्शन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? A + A + B + B + B गिविंग अस C + C एंड + D। देखो ये दोनों रिएक्शन सेम टू सेम है क्या? दोनों रिएक्शन सेम है, 2A A + A 3B B + B + B। तो गाइस इसे मैं A × A ऐसे लिख सकता हूँ आई गेस, इनटू B × B × B। एंड इसी को अगर मुझे सिंपल वर्ड्स में लिखना है तो हाउ कैन आई राइट इट? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू Kf × A का स्क्वायर
into b का क्यूब। एनी डाउट? इट इज जस्ट एग्जाम्पल। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायर और क्यूब करेंगे। मतलब तुम लोगों का जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसे तुम लोगों को मल्टीप्लाई नहीं करना है, उसको तुम लोगों को पावर में लिखना है। कोई शक? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ये हमेशा पावर में आएगा। एनी डाउट? अब रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन कैसे लिखोगे? के बी इंटू सी इंटू सी इंटू डी, विच इज नथिंग बट rate of backward reaction is equals to kb into c raised to 2 into d, राइट? अब गाइस तुम लोगों को केसी निकालना है। समझो, अगर केसी निकालना है तो केसी इज नथिंग बट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एंड इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या होता है, आर एफ बिकम्स इक्वल्स टू आर बी। ये अगर दोनों इक्वल हो गए तो विल गेट के एफ इंटू ए का स्क्वायर इंटू बी का क्यूब, विच इज इक्वल्स टू के बी कैपिटल या स्मॉल के बी इंटू सी का स्क्वायर इंटू डी। अब गाइस हम लोगों को केसी चाहिए, तो के सी इज नथिंग बट के एफ अपॉन के बी। अब के एफ अपॉन के बी अगर करोगे तो तुम लोगों को मिलेगा सी का स्क्वायर इंटू डी अपॉन ए का स्क्वायर इंटू बी क्यूब। देखो, एंड लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट। गाइस रेट कांस्टेंट बोल रहा हूँ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज नथिंग बट प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। बट हम लोग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन टर्म में उनकी जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसको पावर बना के लिख देते हैं। ठीक है, तो अब एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला हम लोग लिखने वाले हैं। इन जनरल AA plus BB giving us CC plus DD। अगर ऐसे इक्वेशन तुम लोगों को आ गई तो इसके लिए केसी की इक्वेशन हम लोग कैसे लिखेंगे? केसी इज नथिंग बट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी रेज टू सी इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी रेज टू डी अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेज टू ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी रेज टू बी। गाइस, दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू राइट इट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखते हैं? किसी को कुछ प्रॉब्लम? देखो, आज के दिन में हम लोग कुछ भी क्वेश्चन एंड ऑल नहीं करने वाले हैं, हम लोग ये सिर्फ थियरी का पार्ट समझने वाले हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखते हैं, इक्विलिब्रियम होता क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मीनिंग क्या है, ये सब हम लोग देखने वाले हैं। अब अभी हम लोग एक्टिव मास क्या है वो देखेंगे। तो टिल दिस पॉइंट एनी डाउट? चलो, लिख के हो गया सबका? यस गाइस, तो आगे बढ़े क्या? चलो, सो नेक्स्ट। अब व्हाट इज एक्टिव मास? ठीक है, एक्टिव मास हम लोग क्या यूज करते हैं? एक्टिव मास, तो एक्टिव मास गाइस याद रखो, अगर तुम लोगों के पास कोई एक सोल्यूशन है, अगर तुम लोगों के पास कोई एक सोल्यूशन है तो सोल्यूशन के लिए तुम लोगों का एक्टिव मास होता है कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कॉन्सेंट्रेशन? कॉन्सेंट्रेशन इज नथिंग बट मोलैरिटी। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मोलैरिटी? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, दिस इज द फॉर्मूला। एनी शक? नाउ गाइस सेकंड, अगर तुम लोगों के पास गैस है, अब मुझे बताओ गाइस, गैस का कॉन्सेंट्रेशन हम लोग कैसे निकालते हैं? गैस गैस के लिए कॉन्सेंट्रेशन हम लोग डिफाइन करते हैं क्या? नहीं, हम लोग गैस के लिए प्रेशर डिफाइन करते हैं। क्या डिफाइन करते हैं? प्रेशर। देखो, किसी को अगर डाउट होगा, ये हम लोगों ने एक्चुअली इनिशियल स्टेट में पढ़ा है। अब मुझे बताओ,
मेरे पास 2 कंटेनर है, 2 कंटेनर बना देते हैं। फर्स्ट कंटेनर में गैस का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है, फर्स्ट कंटेनर में गैस का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है, सेकंड वाले में गैस का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब गाइस मुझे बताओ कहाँ पे ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट होगा? ऑब्वियसली यहाँ पे ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट होगा। तो कैन वी से कॉन्सेंट्रेशन इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, बराबर के नहीं? जितने ज्यादा गैस मॉलिक्यूल रहेंगे उतने ज्यादा कोलिजन होंगे, जितना ज्यादा कोलिजन उतना ज्यादा प्रेशर। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैस डिपेंड्स ऑन प्रेशर एंड हेंस फॉर गैसेस एक्टिव मास इज रिप्रेजेंटेड बाय प्रेशर। एनी शक? अब गाइस प्रेशर हम लोग कैसे निकालते हैं? तो हम लोगों के पास एक फॉर्मूला है, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। इसे थोड़ा सा रीअरेंज कर दो एंड यू विल गेट पी इज इक्वल्स टू एन आर टी अपॉन वी। एंड अगर तुम लोग एन अपॉन वी देखोगे तो एन अपॉन वी इज नथिंग बट कॉन्सेंट्रेशन, तो विच इज इक्वल्स टू सी आर टी। फ्रॉम दिस वी कैन स्टेट दैट प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन, एंड हम लोगों ने वो अचीव कर भी दिया। गेटिंग इट और नॉट? अब गाइस सॉलिड, यार सॉलिड के लिए एक्टिव मास क्या होगा? सॉलिड, सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन हम लोग कैसे निकालेंगे? गाइस मुझे बताओ, सॉलिड का हम लोग कॉन्सेंट्रेशन निकालते भी है क्या? कॉन्सेंट्रेशन कौन सी चीज का निकाला जाता है? समझो मेरे पास 2 चीजों का मिक्सचर है, लिक्विड के अंदर मैंने NaCl डिसॉल्व कर दिया, तो तब जाके सोल्यूशन के फॉर्म में मैं कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकता हूँ। बट सॉलिड के लिए, सॉलिड तो प्योर रहता है, या फिर इसका कॉन्सेंट्रेशन कुछ चेंज होता है क्या रिएक्शन में? कभी ज्यादा नहीं होता। तो गाइस सॉलिड के लिए हम लोग कॉन्सेंट्रेशन क्या मान के चलते? तो सॉलिड के लिए गाइस एक्टिव मास इसका हम लोग कंसिडर करते हैं 1, या फिर इसका कॉन्सेंट्रेशन हम लोग कंसिडर करते हैं 1। बेशक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉलिड इज 1। ठीक है, फोर्थ प्योर लिक्विड, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्योर लिक्विड। अब गाइस अगर लिक्विड भी प्योर होगा तो उसका कॉन्सेंट्रेशन भी हम लोग मानते हैं, एक्टिव मास हम लोग इसका मानते हैं 1। ठीक है, तो अगर सिर्फ वाटर है, वाटर इन लिक्विड फॉर्म, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा 1। देखो एक्टिव मास हर एक चीज का कैसे निकालते हैं ये तुम लोगों को पता रहना चाहिए। ठीक है, एंड अब नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, अब गाइस इसमें अलग अलग टाइप के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रहते हैं। एक रहता है केसी, दूसरा रहता है केपी, तीसरा रहता है केएक्स। हम लोगों को केसी और केपी इनमें ही इंटरेस्ट है, इनके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, बट एक केएक्स भी रहता है तो वो मैं जस्ट बता रहा हूँ। ठीक है, अब गाइस केसी में सी स्टैंड्स फॉर कॉन्सेंट्रेशन, तो यहाँ पे हम लोग इक्विलिब्रियम में कॉन्सेंट्रेशन यूज करेंगे। अब P स्टैंड्स फॉर प्रेशर, तो यहाँ पे हम लोग प्रेशर यूज करेंगे। एंड X स्टैंड्स फॉर मोल फ्रैक्शन, तो यहाँ पे हम लोग मोल फ्रैक्शन यूज करेंगे। ठीक है, मैं तुम लोगों को एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ जिससे तुम लोगों को ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो लेट्स अज्यूम N2 gas plus 3H2 gas giving us 2NH3 gas. ठीक है, so guys over here in this example if they ask you to write down their Kc, Kp and Kx value, तो Kc क्या होगा? guys Kc प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ये मत भूलना, फॉर्मूला क्या है? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट क्या था हम लोगों का? अमोनिया, तो NH3। NH3 के कितने मॉलिक्यूल्स है? 2 है, तो NH3 का स्क्वायर अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2, H2 के 3 मॉलिक्यूल है तो H2 का क्यूब। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक रिएक्शन के लिए कैसे लिखना है समझ में आ रहा है? इफ दे आस्क यू राइट डाउन द वैल्यू फॉर Kp, अब Kp के लिए कैसे होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3, हाँ बाय द वे आई हैव मेड अ स्मॉल मिस्टेक, ऊपर की तरफ मैंने सिर्फ प्रेशर लिख दिया था, एक्चुअली वो पार्शियल प्रेशर रहता है। ठीक है, गैस मिक्सचर में अपना खुद का जो कॉन्सेंट्रेशन दिखाते हैं वो पार्शियल प्रेशर हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 का स्क्वायर प्रोडक्ट अपॉन डिफरेंस क्या है? ओके मैं बताता हूँ डिफरेंस क्या है। पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 का स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इनटू
पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन का क्यू। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस? देखो मेरे पास एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर हाइड्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है एंड अमोनिया गैस है। तो लेट्स अज्यूम ये हाइड्रोजन है, ब्लू वाली हाइड्रोजन है, ग्रीन वाली नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन ज्यादा लिख रखी है समझ लो, एंड येलो वाली हाइड्रोजन, सॉरी येलो वाली अमोनिया है। ठीक है गाइस, अब मुझे बताओ यहाँ पे जो मिक्सचर है, यहाँ पे जो मिक्सचर है वो टोटल प्रेशर एक्सर्ट करेगा। यहाँ पे जो मिक्सचर है वो टोटल प्रेशर एक्सर्ट करेगा, एंड ये टोटल प्रेशर जो है दैट इज एडिशन ऑफ नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड अमोनिया ना रे। तो मुझे बताओ ये कंबाइंड फॉर्म में हम लोगों को चाहिए क्या? नहीं, हम लोगों को सिर्फ अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। तो सिर्फ अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन विल डिपेंड ऑन पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया। समझ में आ रहा है? हम लोग सिर्फ जब प्रेशर लिखते हैं तो इट मींस टोटल प्रेशर, बट वी आर इंटरेस्टेड इन ओनली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया, सो विल रिक्वायर पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया। ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस। एंड नाउ गाइस लास्ट, kx which is not that important, kx is mole fraction of ammonia का square upon mole fraction of N2 into mole fraction of hydrogen का cube। ठीक है guys, so that's it, these are three types of equilibrium and these two are more important, these two are more important। ठीक है, चलो guys write it down fast। तो मैं तुम लोगों को अभी क्वेश्चन दूं to write down Kc and Kp। Question, write down expression of Kc and Kp for following reaction। ओके, तो गाइस तुम लोगों को Kc और Kp की इक्वेशन लिखनी है फॉर फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, तो मैं तुम लोगों को कुछ एग्जांपल पहले बताऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, सिर्फ Kc और Kp है, हम लोगों को इनसे ही मतलब रहता है। तो गाइस इफ दे हैव गिवन अस CaCO3 solid giving us CaO solid plus CO2 gas, ऐसा अगर तुम लोगों को देके रखा है एंड दे आर आस्किंग यू टू ड्रॉ टू राइट डाउन एक्सप्रेशन फॉर Kc, तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट ये मत भूलना। तो गाइस कैसे आएगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CaO अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CaCO3। बट अगर तुम लोगों को याद होगा सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन हम लोग लेते हैं 1, सॉलिड्स का कॉन्सेंट्रेशन होता है 1, तो यहाँ पे दो दो सॉलिड है तो उन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन 1 अगर हो गया तो हम लोगों को फाइनल एक्सप्रेशन क्या मिलेगी? ओनली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2। ये समझ में आया? अब Kp गाइस कृपया करके प्रेशर सिर्फ गैसेस के लिए असाइन करना। ठीक है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि सॉलिड का प्रेशर नहीं रहता। तो Kp इज ओनली पार्शियल प्रेशर या फिर प्रेशर ऑफ CO2, दैट्स इट। समझ में आ रही है? देखो फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया क्या? ओके, नाउ गाइस सिमिलरली अगर तुम लोगों को एक्सप्रेशन देके रखी है 2 times NO2 गिविंग अस N2O4। ठीक है, तो यहाँ पे Kc गैस, हाँ ये दोनों गैसेस गैसियस फॉर्म में रहता है, गैस गैस। ठीक है, तो यहाँ पे Kc कैसे लिखोगे? यहाँ पे Kc आएगा N2O4 का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन NO2 का कॉन्सेंट्रेशन द होल स्क्वायर। ठीक है, अदरवाइज दैट पर्सन इज नॉट हार्मिंग एनीवन ना, सो लेट इट बी, डोंट फोकस ऑन दैट डिटेल। ओके, नाउ Kp इज pressure of N2O4 upon pressure of NO2 the square, getting it? ठीक है, नाउ थर्ड वन और एक एग्जांपल में तुम लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, NH2 डैश C डबल बॉन्ड O माइनस NH4 प्लस, दिस इज कॉल्ड एज अमोनियम कार्बामेट। इसका नाम चाहिए तो लिख के रखना,
अमोनियम कार्बामेट. Now ammonium carbamate dissociates into two. By the way, this is solid. It dissociates into two ammonia gas plus CO2 gas. अब मुझे बताओ इसके लिए केसी क्या आएगा? इसके लिए केसी क्या हो जाएगा? केसी is equals to concentration of ammonia का स्क्वायर into concentration of CO2 अपॉन, ये लिखने की जरूरत अभी नहीं है बिकॉज इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी. गेटिंग इट? तो यहाँ पे नीचे अपॉन 1 लिख दो चाहिए तो, या फिर कुछ लिखो ही मत, इट इज बेटर. ठीक है. नाउ सिमिलरली केपी क्या हो जाएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 का स्क्वायर इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2. दैट्स इट. गेटिंग इट और नॉट? ओके. तो अब गाइस मैं तुम लोगों को कुछ एग्जांपल दूं, तुम लोग खुद से सॉल्व करोगे. लेट बी ओके. Guys, this V stands for vapor. ठीक है. ये V देख के कंफ्यूज मत होना. V stands for vapor. ठीक है. फिफ्थ is I minus aqueous. Aqueous giving us I minus. Yes. Sixth, Cl3 gas plus Cl2 gas giving us Cl5 gas. Seventh, times SO2 gas plus O2 gas giving us 2 times SO3 gas. Eighth, it is NH4HS solid giving us NH3 gas plus H2S gas. ठीक है. तो these are few examples. चलो ये सॉल्व कर दो. इनके लिए केसी और केपी की वैल्यूज तुम लोगों को लिखनी है. ये लिख के कंप्लीट कर दो. हाँ, याद रखो गाइस, प्योर लिक्विड अगर होगा तो एक्टिव मास 1 हो जाएगा. करेक्ट बोल रहे हो कबीर? Yes, everyone. Write it down fast. Yes, आविष्कार, करेक्ट बोल रहे हो. एक्चुअली दैट इज नॉट एप्लीकेबल ओवर देयर. ऐसे लिखोगे तो अच्छा होगा. बता दो मैं, डोंट वरी. ओके. तो गैस चलो आगे बढ़े. बताओ. अब फर्स्ट इक्वेशन आई गेस तुम लोगों को समझ में आ गई होगी खुद से, उसमें कुछ ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं. ठीक है. तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में हम लोग क्या लिखेंगे? केसी इज इक्वल्स टू H2O वेपर. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O वेपर, बिकॉज H2O लिक्विड ये प्योर लिक्विड हो गया, उसका तो कॉन्सेंट्रेशन कुछ आएगा नहीं. एंड Kp इज प्रेशर ऑफ वाटर. एंड गाइस हम लोगों को पता है कि प्रेशर जो है वो सिर्फ गैस का रहता है, तो यहाँ पे तुम लोगों को वेपर लिखने की जरूरत भी नहीं है. अब गाइस यहाँ पे केसी की इक्वेशन फिफ्थ वाले में कैसे आएगी? केसी की इक्वेशन फिफ्थ वाले में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I3 माइनस अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I माइनस इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2.
एंड यहाँ पे केपी क्या होगा गाइस, केपी इज नॉट एप्लीकेबल। यहाँ पे अगर देखोगे गैस प्रेजेंट ही नहीं है, एंड गाइस गैस ही अगर नहीं है तो यार प्रेशर कैसे आएगा, केपी इज नॉट एप्लीकेबल। एंड बाकी तीन का तो यार कोई बच्चा भी लिख देगा, तो आई होप तुम लोग इसका खुद लिख पाओगे। इन तीनों का तुम लोगों को एक्सप्लेनेशन चाहिए या तुम लोग खुद लिख पाओगे, बताओ जल्दी। मतलब एग्जाम्पल्स में ये कंटिन्यू होने ही वाला है, क्वेश्चन जब मैं लूंगा तो ये इनके ऊपर क्वेश्चन आने ही वाले हैं, तो लेट्स कीप इट। ठीक है, इनके ऊपर क्वेश्चन अपने आप आ जाएंगे बाद में, तो तभी मैं तुम लोगों को बता दूंगा। एंड तब तक ये खुद से ट्राई करना, इजी भी है ये। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज रिलेशनशिप बिटवीन केपी एंड केसी। इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो लेट्स अज्यूम वी हैव अ रिएक्शन A moles of A gas plus B moles of B gas giving us C moles of C gas plus D moles of D gas। अब इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप हम लोगों को पता रहना चाहिए, बहुत सी बार इनके ऊपर कंबाइंड क्वेश्चन आते हैं, और अभी हम लोग जो फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल केसी, अगर केसी के लिए मैं इक्वेशन लिखूं तो क्या आएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी रेस टू सी into concentration of D raised to D upon concentration of A raised to A into concentration of B raised to B। अगर मैं Kp के लिए बात करूं तो Kp के लिए क्या इक्वेशन होगी, प्रेशर ऑफ C raised to C प्रेशर ऑफ D raised to D upon प्रेशर ऑफ A raised to A into प्रेशर ऑफ B raised to B। ठीक है, तो ये तुम लोगों को समझ में आ गया होगा, ये तो सिंपल है। अब इन दोनों के बीच का हम लोगों को रिलेशनशिप चाहिए। अब गाइस हम लोगों को प्रेशर को कॉन्सेंट्रेशन के साथ कोरिलेट करने वाला एक फॉर्मूला पता है, कौन सा फॉर्मूला पता है, तो गाइस वी नो फॉर ए, हम लोग ऐसे एक सिंपल एक के लिए डिराइव करते हैं फॉर ए। ठीक है, तो फॉर ए पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इनटू वी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए इनटू आर डी। अब गाइस मैंने पार्शियल प्रेशर सिर्फ क्यों लिखा, वॉल्यूम कांस्टेंट है, वी ए क्यों नहीं लिखा, बिकॉज सारी की सारी गैस एक ही वॉल्यूम के कंटेनर के अंदर प्रेजेंट है, रिएक्शन एक ही वॉल्यूम के कंटेनर के अंदर होने वाली है ना, तो हम लोग यहाँ पे वी ए नहीं लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर फिक्स्ड है। अब अगर मैं इसको थोड़ा रीअरेंज करूँ तो व्हाट आई विल गेट, पी ए इज इक्वल्स टू एन ए अपॉन वी इनटू आर डी। एंड गाइस एन ए अपॉन वी इज नथिंग बट कॉन्सेंट्रेशन, तो हम लोगों को मिलेगा पी ए इज नथिंग बट concentration of A into RD। समझ में आ रहा है, दिस इज फॉर A। नाउ सिमिलरली PCD के लिए भी हम लोग सेम डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो PB ये क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ BRD, PC क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CRD, एंड PD क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ DRD। गेटिंग इट। अब गाइस हम लोगों को ये PA PB PC PD इन सब की वैल्यू यहाँ पे सिर्फ पुट करनी है, तो लेट्स पुट इट। ठीक है, मैं यहाँ पे ही लिख दूं क्या नीचे थोड़ा सा, तो इजी हो जाएगा थोड़ा समझने के लिए। ठीक है, तो तुम लोग सिमिलरली के नीचे लिख सकते हो, केपी, केपी क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी आर डी रेज टू सी इनटू टीडी क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी आर टी रेज टू डी अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए आर टी रेज टू ए एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी आर टी रेज टू बी। ठीक है, अब अंदर की तरफ पावर को मल्टीप्लाई करो, तो गाइस सी को अंदर की तरफ, मतलब ये पावर टर्म्स अंदर की तरफ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, अंदर की तरफ मल्टीप्लाई होने के बाद कॉन्सेंट्रेशन टर्म में एक तरफ लेके आ रहा हूँ, आर यू गेटिंग इट, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में एक तरफ लेके आ रहा हूँ, तो केपी विल बिकम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी रेज टू सी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी रेज टू डी इनटू अब आर टी। अब गाइस मुझे बताओ आर टी रेज टू सी इनटू आर टी रेज टू डी, जब इंडाइसिस का मल्टीप्लिकेशन होता है या फिर मल्टीप्लिकेशन होता है इंडाइसिस में, तो हम लोग क्या करते हैं, इंडाइसिस की एडिशन होती है, तो ये सी प्लस डी हो जाएगा, परफेक्ट करेक्ट बोल रहे हो, अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेज टू ए इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी रेज टू बी
इनटू, अब यहाँ पे भी क्या होगा, आर टी रेस टू ए प्लस बी। अब गाइस आर टी ये जो डिवीजन में है वो क्या हो जाएंगे, उनके इंडाइसेस का क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, पता है ना। तो गाइस फाइनली व्हाट आई विल गेट, ये देखो ये वाला पार्ट जो है ये इट इज नथिंग बट केसी, तो केपी इज इक्वल्स टू केसी इनटू आर टी रेस टू सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी। अब गाइस अगर तुम लोग देखोगे तो ये सी प्लस बी माइनस ए प्लस बी, मतलब हम लोगों ने यहाँ पे ये जो डिजिट्स है इनका सब्ट्रैक्शन किया। एंड अगर ये देखोगे तो ये सी प्लस डी प्रोडक्ट है, ए प्लस बी रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे, इसे हम लोग क्या लिखते हैं बताओ, हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है एक्चुअली, आर टी रेस टू डेल्टा एन जी, आर यू गेटिंग इट, करेक्ट, ये डेल्टा एन जी होता है। तो गाइस दिस इज आवर फाइनल फॉर्मूला, दिस इज आवर फाइनल एक्सप्रेशन फॉर केपी एंड केसी। एंड तुम लोगों को डेल्टा एन जी कैसे निकालते हैं वो मैंने पढ़ाया है, ठीक है, तो होपफुली वो सिखाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए मुझे, मैं तुम लोगों को एक दो एग्जांपल लेके डेफिनेटली बताऊंगा, ठीक है। दिस फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इसके ऊपर बहुत सारे आज तक क्वेश्चन हुए हैं, बहुत सारे, ठीक है। तो एंड दिस इज द इजीएस्ट पार्ट, अभी तक तो हम लोगों ने मतलब जो इक्विलिब्रियम का डिफिकल्ट पार्ट है वो स्टार्ट भी नहीं किया है, तो दिस इज द इजीएस्ट पार्ट एंड इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत बार। तो पॉसिबल क्या होता है, इक्विलिब्रियम डिफिकल्ट है बोल के हम लोग इजी इजी टॉपिक भी छोड़ दे रहे हैं, तो ये तो बहुत इजी है, और इसके ऊपर अगर क्वेश्चन है और हम लोगों ने ना किया तो क्या फायदा ना, ठीक है। तो चलो एक क्वेश्चन के फॉर्मेट में तुम लोगों को देता हूँ, राइट इक्वे राइट रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी, ठीक है। केपी और केसी के लिए तुम लोगों को रिलेशन डिराइव करना है, तो इक्वेशन इज N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिविंग अस 2NH3 गैस, ठीक है। इसके लिए तुम लोगों को एक्सप्रेशन निकालनी है, तो कैसे निकालोगे, पहले तो तुम लोगों को सिर्फ डेल्टा एनजी निकालने आना चाहिए। कैसे डेल्टा एनजी क्या आएगा यहाँ पे बताओ, 2 माइनस 1 + 3 -4, ये हम लोगों ने बहुत बार थर्मोडायनेमिक्स में किया है, यहाँ पे डेल्टा एनजी आ जाएगा -2, समझ में आ रहा है। तो -2, तो केपी और केसी का रिलेशन क्या होगा, केपी इज इक्वल्स टू केसी इन टू आर टी रेस टू डेल्टा एन जी मतलब -2। अब गाइज इसको ही थोड़ा सा अगर हम लोग और रीअरेंज करेंगे, देखो एग्जाम में तुम लोगों को इतना सिंपल एक्सप्रेशन नहीं देंगे, ठीक है, एग्जाम में वो तुम लोगों को ऐसे नहीं पूछेंगे राइट डाउन द रिलेशनशिप बिटवीन केपी एंड केसी एंड ये ऑप्शन नंबर 1 ही रहेगा, ऐसा नहीं रहेगा, दे माइट चेंज इट, कैसे, तो थोड़ा सा ये ऐसे भी कर सकते हैं वो आर टी का स्क्वायर, ऐसा हो सकता है, या फिर गाइस फाइनली वो करेक्ट ऑप्शन ये भी दे सकते हैं ना, केसी इज इक्वल्स टू केपी आर टी रेस टू 2। एंड ये तो तुम लोग देखो भी ना, ये तुम लोग शायद से देखोगे भी नहीं, बिकॉज हम लोगों को पता है कि यार केपी इज इक्वल्स टू केसी आर टी रेस टू डेल्टा एन जी रहता है, तो ये तुम लोग पहले ही ऐसे रूल आउट कर सकते हो कि ये गलत ही है, बट यही करेक्ट आंसर हो सकता है। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है, इक्वेशन किसी भी फॉर्मेट में आ सकती है, याद रखना, दिस इज फर्स्ट। और एक एग्जांपल देता हूँ, 2NO2 गिविंग अस N2O4, यस, ये भी कैसा, ओके, चलो राइट इट डाउन।
ओके, लिख के हो गया सबका? चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ गाइस नेक्स्ट, आई होप तुम लोगों को ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ गया है सबको। रियली सिंपल, ठीक है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा एन जी? डेल्टा एन जी अगर तुम लोगों को पता चल जाए तो तुम लोग आराम से आंसर निकाल पाते हो, ठीक है। 1 - 2, आंसर इज -1, ठीक है। नेक्स्ट, यूनिट ऑफ केपी एंड केसी। तो गैस इनका यूनिट हम लोग कैसे निकालेंगे? इसी के लिए समझ लो कि तुम लोगों को यूनिट निकालना है, ठीक है। केसी केपी दोनों का, किसी का भी। तो हम लोगों की एक्सप्रेशन क्या है? हम लोगों का एक्सप्रेशन है सी रेस टू सी इंटू डी रेस टू डी। Ac is equals to concentration of C raised to C to D raised to D upon concentration of A raised to A into concentration of B raised to B. Right? This is the expression. अब guys मुझे बताओ concentration का यूनिट क्या रहता है? concentration का यूनिट क्या रहता है? concentration का यूनिट रहता है मोलार। तो मोलार हम लोगों को चाहिए, मोलार रेस टू सी इंटू मोलार रेस टू डी अपॉन मोलार रेस टू ए इंटू मोलार रेस टू बी। याद रखो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट मतलब कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट रहता है मोलार, कैपिटल एम। अब गाइस यहाँ पे अगर तुम लोग इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो you'll get मोलार रेस टू सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी। तो मैं इसको सिंपली ऐसे लिख दूं क्या, मोलार रेस टू डेल्टा एन जी, चलेगा ये? मोलार रेस टू डेल्टा एन जी, एंड मोलार इज नथिंग बट मोल पर डीएम क्यूब या फिर मोल पर लीटर रेस टू डेल्टा एन जी, दैट्स इट, नथिंग एल्स। देखो यहाँ पे कुछ भी ऐसे अलग नहीं हो रहा है, जो हम लोगों ने ऊपर पहले किया था 2 मिनट पहले, सेम टू सेम थिंग हम लोगों ने यहाँ पे की, सिर्फ यहाँ पे ज्यादा इजी था ये। अब गाइस केपी के लिए क्या होगा? केपी के लिए हम लोग यूज करते हैं पार्शियल प्रेशर। मुझे बताओ पार्शियल प्रेशर के लिए हम लोग यूनिट कौन सा यूज करेंगे? प्रेशर का यूनिट क्या रहता है केमिस्ट्री में? प्रेशर का यूनिट एटमॉस्फेयर। वेरी नाइस, ठीक है। याद रखो केमिस्ट्री में हम लोग प्रेशर का यूनिट यूज करते हैं एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या, एटमॉस्फेयर रेस टू डेल्टा एन जी। बाकी तो प्रोसीजर सेम टू सेम होने वाली है, एटमॉस्फेयर डेल्टा रेस टू डेल्टा एन जी, ठीक है। तो दीज आर यूनिट्स, एंड यूनिट्स के ऊपर यूजुअली इनके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन फ्रेम नहीं होते, यूनिट्स की वजह से कुछ ज्यादा क्वेश्चन फ्रेम नहीं होते, तो हम लोग इसके ऊपर ज्यादा चर्चा भी नहीं करने वाले। यूनिट्स का यूज ज्यादा करके केमिकल काइनेटिक्स में होता है, इसके बाद वाला जो टॉपिक आएगा वहां पे, ठीक है। तो नाउ लास्ट टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब केपी एंड केसी, ठीक है। तो गाइस आज का पूरा लेक्चर अगर नोटिस करोगे हम लोगों ने क्वेश्चन किए ही नहीं है, हम लोगों ने जस्ट थियरी की है, ठीक है। बहुत कुछ लिखा भी है, एंड हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ थियरी पढ़ी है, ठीक है। तो थियरी पॉइंट ऑफ व्यू यह एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का लेक्चर। एंड बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। नाउ गाइस इन केस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, पॉइंट नंबर 1 इज, तो फर्स्ट पॉइंट इज equilibrium constant is defined only at equilibrium, only at equilibrium, which is quite simple, but ठीक है। Next point number 2 is equilibrium constant, value of equilibrium constant, value of equilibrium constant does not depend, does not depend on initial concentration, on initial concentration. Point number 3, for given
stoichiometric coefficients of reaction, value of equilibrium constant changes with change in stoichiometric coefficient. Again, right now I can't explain these points, ठीक है? इनका मीनिंग तुम लोगों को धीरे धीरे हम लोग जब आगे बढ़ते बढ़ते क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे तब समझेगा, ठीक है? तो थर्ड पॉइंट अभी तुम लोगों को कुछ समझ में आने वाला है नहीं, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, डोंट वरी, ठीक है? तो बट लिख के रखना, ठीक है? फोर्थ पॉइंट इज वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट does not change with change in pressure, volume, concentration, etc. ठीक है? प्रेशर, वॉल्यूम, कॉन्सेंट्रेशन कुछ भी चेंज करो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कभी चेंज होने वाली नहीं है, ठीक है? बट हाँ, एज वेल एज कैटलिस्ट, कॉन्सेंट्रेशन और कैटलिस्ट और एडिशन ऑफ कैटलिस्ट कुछ फर्क नहीं पड़ता. फिफ्थ, वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट changes only with change in टेम्परेचर. याद रखो, प्रेशर, वॉल्यूम, कॉन्सेंट्रेशन, एडिशन ऑफ कैटलिस्ट किसी में भी इतना दम नहीं है जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हिला पाए, बट टेम्परेचर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज कर सकता है, ठीक है? एंड दैट्स इट. तो दीज आर द पॉइंट्स गाइस व्हिच वी नीड टू रिमेंबर फॉर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. इनके ऊपर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार फ्रेम होते हैं, ठीक है? तो एमएसक्यू बन सकता है या फिर एमसीक्यू बन सकता है, न्यूमेरिकल टाइप भी बन सकता है. तो लोग ऐसे 4-5 एक्सप्रेशन दे देंगे, ठीक है? एंड दे माइट आस्क यू एससी मतलब स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, एससी मतलब स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है? तो गाइस विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग, ठीक है? और तुम लोगों को न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आ सकते हैं कि कितने स्टेटमेंट करेक्ट है, नंबर लिख दो. एंड ऐसे 4-5 स्टेटमेंट दे देंगे एंड यहाँ पे लिख देंगे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैन बी चेंज्ड बाय यूजिंग प्रेशर, वॉल्यूम, कॉन्सेंट्रेशन, या फिर इट डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बदले वो इक्विलिब्रियम के पॉइंट दे सकते हैं. याद रखो, इक्विलिब्रियम, यहाँ पे इक्विलिब्रियम कैन बी डिस्टर्ब्ड बाय प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, कॉन्सेंट्रेशन, हर एक से वो डिस्टर्ब हो रहा था. इक्विलिब्रियम सबके वजह से डिस्टर्ब हो रहा था, बट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर की वजह से डिस्टर्ब होता है. इक्विलिब्रियम कैटलिस्ट की वजह से इक्विलिब्रियम जल्दी पहुंचता है, डिस्टर्ब होता है क्या? नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ जल्दी पहुंचता है. तो ये बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट्स है गाइस, एंड इनके ऊपर बहुत अच्छे क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है एंड बहुत कंफ्यूजिंग, ठीक है? तो इंटीजर टाइप फिजिकल केमिस्ट्री में यूजुअली ज्यादा करके तो न्यूमेरिकल्स आता है, बट थियोरिटिकल के ऊपर इंटीजर टाइप में ये ऐसे वाले क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, ठीक है? जिसमें ये थियोरी के पॉइंट्स हम लोगों को पता रहना चाहिए. तो थियोरी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है? एंड गाइस फ्रॉम माय साइड दिस लेक्चर इज ओवर, ठीक है? तो तुम लोगों को कुछ डाउट होंगे तो पूछो, और एल्स वी कैन स्टॉप दिस लेक्चर नाउ. ओके, तो तुम लोग माइक ऑन करके भी बोल सकते हो, डायरेक्ट टाइप कर रहे होगे तो. Okay, so I guess no one has any doubt. So guys, till then, see you next time. Bye bye and God bless. Sir, Okay, someone is saying something, I guess. Yes. sir, if a reaction reaches equilibrium, of the will it remain in equilibrium? How will it remain in equilibrium? मतलब अगर एक रिएक्शन इक्विलिब्रियम को रीच कर चुका इक्विलिब्रियम, तो रिएक्शन से बाहर आ सकता है कि वो इक्विलिब्रियम में ही रहेगा? नहीं, वो इक्विलिब्रियम में ही रहेगी, मतलब बाहर नहीं आ सकता वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम से. ओके सर. अनलेस एंड अनटिल हम लोग कंडीशन चेंज कर रहे हैं. और एग्जांपल, अगर हम लोगों ने एक बकेट ली एंड मतलब ये अभी फिजिकल इक्विलिब्रियम का एग्जांपल बता रहा हूँ. इसके ऊपर मतलब इसके अंदर एक लिक्विड है, वाटर है समझ लो,
एंड इसके ऊपर आपने एक लिड रख दी है, ठीक है। तो लिड रख दी है तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा एक टाइम के बाद। यहाँ पे जो कंडेंसेशन हुआ है वो कंडेंसेशन हो कंटिन्यूस रहेगा एंड ये स्टेबल रहेगा। बट अगर हम लोगों ने इसके ऊपर से लिड निकाल दी तो अब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, तो इक्विलिब्रियम निकल जाएगा। बट जब तक ये लिड है इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होने वाला नहीं है, प्रेशर अंदर का कांस्टेंट ही रहने वाला है, ठीक है। ओके, तो चलो बाय बाय एवरीवन।